आपका स्टॉक्स फटाफट में। मैं हूं विश्व मोहन और इस शो में हम बाजार के एक्शन से जुड़ी सभी खबरें फटाफट अंदाज में आपको बताते हैं। इस शो के आखिरी के 2 घंटे के लिए बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज भी लेकर आते हैं। इसके अलावा निवेश के लिए ऑप्शन से कमाई के लिए मुनाफे का ऑप्शन भी हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले बाजार की चाल आपको बता देते हैं कि बाजार की बड़ी बातें क्या हैं। तो निफ्टी को देखें तो करीब 40 अंकों की गिरावट फिलहाल दिख रही है, लेकिन अभी भी 25,000 के ऊपर निफ्टी टिका हुआ है। निफ्टी बैंक की बात करें तो यहां पर निचले स्तरों से शानदार रिकवरी लौटी है। लोअर लेवल पे दिन के निचले स्तरों से देखें तो करीब 300 अंकों का सुधार निफ्टी बैंक में दिखा है। 55,360 के ऊपर निफ्टी बैंक अब हरे निशान में आ चुका है। स्मॉल कैप में जबरदस्त रफ्तार है, 1.25 से 2% की तेजी यहां पर दिख रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स में तो एक जबरदस्त तेजी यहां पर दिख रही है, 17,550 के ऊपर। सेक्टर की बात करें तो रियल एस्टेट यहां पर जबरदस्त रफ्तार है। गोदरेज प्रॉपर्टीज 2% से ज्यादा की तेजी दिखा रहा है। बाकी स्टॉक्स में भी 3 से 7% तक की तेजी दिख रही है। आईटी और मेटल शेयरों में आज के सत्र में मुनाफा वसूली दिख रही है। तो ये दोनों सेक्टर है जहां से बाजार पर दबाव बना रहा है, नहीं तो ज्यादातर सेक्टर आज तेजी के मूड में दिख रहे हैं। हमारे साथ जेएम फाइनेंशियल के अक्षय भागवत भी हैं। अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला है हमारे लिए। चलिए सबसे पहले इंडेक्स पर आपकी राय चाहिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी बैंक में अच्छी रिकवरी दिख रही है। आखिरी घंटे में रिकवरी और तेज हो सकती है क्या, और निफ्टी में क्या लग रहा है सर? गुड आफ्टरनून। तो निफ्टी में देखिए, कल वीकली एक्सपायरी के चलते बहुत ही एक बड़ा ब्लॉकबस्टर मूव हुआ। करीबन 500 पॉइंट चला कल निफ्टी। तो ओवरऑल ट्रेंड तो काफी स्ट्रांग है। बस आज वो दिन है जहां पे निफ्टी एक ब्रेक ले रहा है, साइडवेज ट्रेडिंग एक्शन है, 25,000 होल्ड कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव चल रहा है निफ्टी का। आपको ट्रेड के मौके मिलेंगे बैंक निफ्टी में, क्योंकि वहां पे मुझे लग रहा है कि जिस तरीके का ब्रॉडर टेक्निकल सेटअप है, वहां पे एक मोमेंटम आपको जल्द ही देखने को मिल सकता है। तो 56,000 छूने की उम्मीद कर रहा हूं। अगर आज की बात करें सेकेंड हाफ की, तो अगर थोड़ा मोमेंटम कैच करेगा बैंक निफ्टी तो 55,500 आज सेकेंड हाफ में छू सकता है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी पे आप थोड़ी ज्यादा बारीकी से ध्यान दें, वहां ट्रेडिंग के मौके हैं। अगर आज ना चले तो अगले हफ्ते 56,000 छूने की उम्मीद कर रहे हैं। 55,000 का एक ट्रेडिंग सपोर्ट के नीचे आपको स्टॉप लॉस बनाना है। 55,000 के नीचे का स्टॉप लॉस रखिएगा। 56,000 आज नहीं तो अगले हफ्ते जरूर संभावना है, लेकिन रिकवरी के मोड में तो दिख ही रहा है निफ्टी बैंक। चलिए आगे बढ़ते, कुछ सेक्टर की बात कर लेते हैं। आज रियल एस्टेट शेयरों में जबरदस्त तेजी है। अनंत राज करीब 8% की तेजी यहां पर है। ब्रिगेड देखिए 5% की तेजी। शोभा में अच्छी तेजी है 3% की। गोदरेज प्रॉपर्टीज 2% ऊपर है। ओबेरॉय रियलिटी में भी अच्छी तेजी है। अक्षय, यहां क्या पसंद है आपको आज? जी देखिए, रियलिटी एज अ सेक्टर काफी लंबे समय से एक टेक्निकली सपोर्ट जोन बना रहा था, और वो सपोर्ट जोन बनने के बाद गए 2-3 ट्रेडिंग सेशन से हम एक मोमेंटम वापस लौटते हुए देख रहे हैं। तो काफी बढ़िया ये सेटअप है टेक्निकली ये सेक्टर के लिए। तो यहाँ पे अगर स्टॉक्स का चुनना है तो मैक्रोटेक जो है, लोधा डेवलपर्स, ये आप स्टॉक देख सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल बहुत ही इसका ट्रेंड काफी स्ट्रांग है। एक रिकवरी या पुल बैक रैली जो हम देख पा रहे गए 2-3 दिन में, इसका टारगेट 1550 तक आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल सकता है। अगर बॉटम फिशिंग कैंडिडेट्स ढूंढ रहे हो तो गोदरेज प्रॉपर्टीज जो है 2192 है, जो एक स्ट्रॉन्ग 2000 का सपोर्ट का बॉटम बना के अभी मोमेंटम गए 2 दिन से लौट रहा है, जिसके चलते 2350 तक ये स्टॉक छू सकता है। और तीसरा है डीएलएफ, जिसमें एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ब्रेकआउट हमने 700 के स्तर पे देखा है, जिसके चलते स्टॉक 740 या 750 तक उछल सकता है। तो कुल मिला के रियलिटी सेक्टर में मोमेंटम लौट रहा है। आने वाले हफ्ते में ये एक्सटेंड होने की उम्मीद कर रहे हैं। एक पॉजिटिव व्यू बना के ये जो 3 स्टॉक्स मैंने डिस्कस कर रहा है, उनमें आप पॉजिटिव व्यू बना के तेजी के पोजीशंस बना सकते हैं। तो बात हो गई रियल एस्टेट की। एक और सेक्टर है जहां पे ठीक ठाक खरीदारी दिख रही है, एफएमसीजी। कोलपाल, डाबर, टाटा कंज्यूमर अच्छी तेजी है। 1 से 1.5% की तेजी इन स्टॉक्स में दिख रही है। एचयूएल भी 1% से ज़्यादा की तेजी दिखा रहा है। यहाँ दिग्गज एफएमसीजी कंपनियों में क्या पसंद आ रहा है आपको?
तो एक सेक्टर रोटेशन वाला थीम शायद चल रहा है। अगर आप देखें तो डिफेंस और रेलवेज चले, कहीं ना कहीं रियल एस्टेट में भी तेजी दिख रही है। तो अभी यहाँ से अगर निफ्टी को संभालना है तो एफएमसीजी सेक्टर का भी ये पार्टी में ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, तेजी वाली। अब तक अपने एफएमसीजी को काफी दबा हुआ देखा है, तो यहाँ पे खासकर आप स्टॉक्स देख सकते हैं मैरिको, जिसका काफी बढ़िया टेक्निकल सेटअप है। ब्रेकआउट 700 के बाद हो चुका है, बट उसके बाद स्टॉक गए एक महीने से एक रेंज के दायरे में ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मोमेंटम लौटती है तो 750 760 तक ये स्टॉक उछल सकता है, तो आपको मैरिको में बाइंग के मौके मिल सकते हैं। डाबर दूसरा स्टॉक है जो पॉसिबल एक बॉटम फिशिंग कैंडिडेट हो सकता है। यहाँ पे एक रिकवरी या पुल बैक रैली अगर आती है तो 475 का करेंट मार्केट प्राइस है, 500 तक एक हल्का सा ट्रेडिंग वाला पुल बैक में आपको एक मौके मिल सकते हैं। तो डाबर और मैरिको ये दो पसंदीदा सेटअप से मेरे, जो टेक्निकली मुझे काफी ब्राइट दिख रहे हैं आने वाले हफ्ते के लिए। वाले हफ्ते के लिए डाबर और मैरिको, इसका सेटअप आपको बेहतर दिख रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके टॉपिक की। आपको क्या पसंद आ रहा है जो आपने आज चुन के लाए हैं बेहतरीन दो स्टॉक्स? जी, तो दो स्टॉक्स जो मैंने आज चुना है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, से पहला है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है गेल। तो गेल में अब टेक्निकली देखें तो मेरे हिसाब से करीबन ऑलमोस्ट 3 हफ्ते हो चुके हैं कि एक हल्के से रेंज के दायरे में स्टॉक में एक थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है, बट कहीं ना कहीं 180-85 का सपोर्ट जोन बन रहा है स्टॉक में, एक्यूमुलेशन हो रहा है मेरा मानना है। और जल्दी आपको इसमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, जिसके चलते 194 और 199 ये दो टारगेट गेल छू सकता है। इस ट्रेड में आपको 182 का स्टॉप लॉस बनाना है। दूसरा है बैंकिंग क्षेत्र से कोटक बैंक, प्राइवेट बैंकिंग में ये सेक्टर में होगा ये। तो ओवरऑल ये भी थोड़ा सा दबा हुआ है गए कुछ ट्रेडिंग सेशन से, पर जिस तरीके का टेक्निकल सेटअप है मुझे लग रहा है कि एक एक्सीलेंट रिस्क रिवॉर्ड पे ऑफ ऑफर कर रहा है आपको करंट रेट के एंट्री पे। तो यहाँ पे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि रिकवरी में 2154 और 2175 ये दो टारगेट्स कोटक बैंक छू सकता है। इस ट्रेड में आपको 2074 का स्टॉप लॉस बनाना है। तो कोटक बैंक और गेल, ये दोनों आपको यहाँ पर पसंद आ रहे हैं। दो टॉपिक आपकी तरफ से आ गए हैं। चलिए एक अहम खबर है वो आपको बता देता हूँ कि 23 मई को आरबीआई डिविडेंड ट्रांसफर को लेकर फैसला ले सकता है। इसकी इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क की समीक्षा की गई है। इसका मकसद ये तय करना है कि सरकार को कितना सरप्लस ट्रांसफर किया जाएगा। इस खबर की पूरी डिटेल समझते हैं अपने सहयोगी अंकुर मिश्रा से। अंकुर, बताइए क्या डिटेल्स हैं और 23 मई को क्या आरबीआई डिविडेंड ट्रांसफर पर फैसला ले लेगा क्या? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिविडेंड ट्रांसफर के बारे में 23 मई को एक फैसला ले सकता है। वहां पे बोर्ड बैठक हो सकती है। आधिकारिक रूप से थर्सडे को एक बैठक हुई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड की, और वहां पर इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क पर चर्चा हुई, जो कि सरप्लस ट्रांसफर का जो क्राइटेरिया है और उस पर बात करता है। बिमल जालान की कमेटी के बाद आपको याद होगा 2019 से इस फ्रेमवर्क पर हम चल रहे हैं, और साल दर साल आपने देखा होगा जिस तरीके की व्यवस्था है, जिस तरीके की इकोनॉमी है, उसके हिसाब से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक कॉल लेता है कि कितना डिविडेंड ट्रांसफर करना है। और पिछले साल रिकॉर्ड ट्रांसफर हुआ था 2.1 लाख करोड़ का गवर्नमेंट को, और इस बार एक्सपेक्टेशन जो इकोनॉमिस्ट की है वो यही है कि 2.5 लाख करोड़ से लेके 3 लाख करोड़ तक का ट्रांसफर इस बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर सकती है। बजट में अनाउंसमेंट की बात करें तो 2,56,000 करोड़ रुपए की एक्सपेक्टेशन जताई गई थी डिविडेंड से, न सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बल्कि जितने पीएसयू और आरबीआई को मिलाकर गवर्नमेंट का एस्टिमेट 2.56 लाख करोड़ था। अब उम्मीद ये की जा रही है कि इस बार का ट्रांसफर उससे भी ज्यादा हो सकता है। अगर हम बफर की बात करें तो पिछली बार कंटिजेंट रिस्क बफर 6.5% पे रखा गया था। तो देखने वाली बात ये होगी कि 23 मई को अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फैसला लेता है तो इस बार ये बफर किस लेवल पे रखा जाता है। ओके, शुक्रिया अंकुर ये पूरी डिटेल्स लेकर आने के लिए। अब देखते हैं 23 मई की बैठक के बाद क्या फैसला होता है, और इस बार की उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा है कि बड़े स्केल पर ये डिविडेंड ट्रांसफ़र हो सकता है। चलिए, हम लोग उसे FY24 में भी रिकॉर्ड डिविडेंड के ट्रांसफ़र किए गए थे। अब देखते हैं इस बार का क्या नंबर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि स्टॉक्स
फटाफट है तो फटाफट अंदाज में कई सारे स्टॉक्स पे चर्चा करनी है। मेटल्स में आज मुनाफा वसूली है, हालांकि चौतरफा गिरावट नहीं है, लेकिन कुछ शेयर्स हैं जहां पे मुनाफा वसूली दिख रही है। JSW स्टील देखिए करीब करीब 1.5% की गिरावट यहाँ है। हिंडाल्को दबाव में दिख रहा है, नाल्को दबाव में दिख रहा है, वेदांता भी कमजोर है। बताइए अक्षय, मेटल्स में आज की मुनाफा वसूली क्या एक कंसोलिडेशन के तौर पे देखना चाहिए और इसे एंट्री के तौर पे देखें या रुके अभी? नहीं, हल्का सा कंसोलिडेशन है, क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का मनी फ्लो देखें तो आज कहीं ना कहीं डिफेंस और रेल क्षेत्र को चेज कर रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है सेक्टर काफी गए कुछ दिनों से एक तरफा चल रहा है, यूएस और चाइना के न्यूज के पॉजिटिव न्यूज के बाद। और आज हल्की सी मुनाफा वसूली मेरे हिसाब से आपको दोबारा मौके देंगे ये सेक्टर में री एंट्री करने के लिए, क्योंकि अभी भी एक पॉजिटिव व्यू मेंटेन हो पा रहा है टेक्निकली मेटल्स क्षेत्र में। तो यहाँ पे जिंदल स्टील एंड पावर पे खास करके आप ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि इस शेयर में करीबन 3 से 4 महीने के बाद हमने एक बहुत ही पॉजिटिव प्राइस पे चार्ट पे ब्रेकआउट देखा है, जिसके चलते 1012, 1012 या 1050 तक भी स्टॉक में आपको आने वाले दिनों में तेजी में टारगेट्स बनते हुए दिखेंगे। तो जिंदल स्टील एंड पावर ये आपके बाइंग रेडार में होना जरूरी है। दूसरा स्टॉक बनेगा JSW स्टील, जिसमें कल काफी भारी तेजी देखी, आज हल्की सी गिरावट है। 1010 पे दोबारा मौके मिलेंगे तो री एंट्री कर लीजिए। ये भी काफी लंबे समय से एक रेंज के दायरे में चल रहा है, और जिस तरीके का टेक्निकल सेटअप है 1075 तक ये पोजिशनली ऊपर जाने के संकेत दिखा रहा है। चलिए, मेटल्स की तो बात हो गई है, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इंडसइंड बैंक में जो आज की गिरावट है इसके पीछे क्या वजह है ये आपको बताएंगे, और ऑप्शंस मार्केट में कहां मौके दिख रहे हैं, कौन से वो बेहतरीन पिक होगी वो भी बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। जल्द लौटते हैं। की क्योंकि आईटी में भी आज मुनाफा वसूली दिख रही है। कल हमने देखा था अच्छी तेजी थी, आईटी मेटल्स दोनों तेज थे, और आज यहाँ पे मुनाफा वसूली है। HCL टेक करीब 2% नीचे आ गया है। इन्फोसिस पर भी दबाव है, 1.5% की गिरावट है। एम्फैसिस, टेक महिंद्रा में भी 1% की कमजोरी है। अक्षय, आईटी सेक्टर पर आपको क्या पसंद आ रहा है? देखिए, इसमें भी वही फैक्टर है कि जो सेक्टर्स पहले हमने मई सीरीज के बिगनिंग में काफी तेजी देखी, आज थोड़ा सा उसमें कूल ऑफ हो रहा है। तो टेम्परेरी वीकनेस है, दोबारा मोमेंटम लौट जाएगा। दोबारा ये जो करेक्शन है आपको बाइंग के मौके देंगे। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखें तो मेरे हिसाब से टेक महिंद्रा का अभी भी टेक्निकल सेटअप काफी मजबूत है, जिसके चलते 1700 ये टारगेट स्टॉक आने वाले दिनों में आपको दिखा सकता है। तो 1700 के टारगेट के लिए बने रहे या बाइंग करें। 1550 ये एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है टेक महिंद्रा में। दूसरा स्टॉक बनेगा आपको आईटी में अगर मौके ढूंढने तेजी के, तो HCL टेक, जिसमें नतीजों के बाद एक पॉजिटिव प्राइस ब्रेकआउट भी बना था, 1600 से 1700 तक चला था। हल्का सा डिप अगर आपको 1630-35 तक दिखाई दे तो री एंट्री के मौके हैं, जिसके चलते 1750 ये इसका अल्टीमेट प्राइस टारगेट रहेगा। तो HCL टेक और टेक महिंद्रा ये दो बेहतरीन प्राइस सेटअप्स है आईटी क्षेत्र में, जिनको आप हल्के से डिप में बाइंग के लिए रिकंसिडर कर सकते हैं। टेक और टेक महिंद्रा गिरावट पर यहां पर मौके ढूंढ सकते हैं, ये बेहतर स्टॉक लग रहा है अक्षय जी को। चलिए आगे बढ़ते, एक और सेगमेंट है अपना, उस पर नजर डालते हैं, वो है मुनाफे का ऑप्शन जानने का। और एंजल वन की स्नेहा सेठ हमारे साथ मौजूद है। स्नेहा, बताइए आज ऑप्शंस में क्या मौके दिख रहे हैं आपको? ओवरऑल मार्केट थोड़ा सा चॉपी है, बट अगर आप हम थोड़ा सा शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से सोचें तो एक्सिस बैंक की काउंटर काफी अच्छा लग रहा है। बैंकिंग इंडेक्स काफी अच्छा आउटपरफॉर्म किया है, और यहाँ से मुझे लगता है कि अगर बैंक निफ्टी थोड़ा सा मूव करता है अपसाइड, तो एक्सिस बैंक इसमें काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। अगर आप ये काउंटर देखें तो काफी स्ट्रांग मूव आई थी रिसेंटली फर्स्ट हाफ ऑफ मार्च अप्रैल सीरीज, और उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ है, जहाँ पे स्टॉक 20 डेमा के आसपास सपोर्ट ले रहा है। मेरा मानना यहाँ से 1220 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, 1215, 1220 का। बट जिस तरह की ऑप्शंस एक्टिविटी हो रही है, मुझे लगता है कि तेजी एक्सटेंड हो सकती है। सो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे 1220 की कॉल बाय करें। करंट लेवल्स पे बाय करना है, और स्टॉप लॉस रहेगा अराउंड 7, टारगेट रहेगा 30।
अभी अराउंड 14-15 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो यही रेंज में बाय करना है। स्टॉप लॉस 7, टारगेट 30 का रहेगा एज पर दी टारगेट एंड स्टॉप लॉस। मैक्सिमम रिस्क इन्वॉल्व है, दैट इज अराउंड 5000, और जो प्रॉफिट पोटेंशियल रहेगा दैट विल बी अराउंड 9400। तो एक्सिस बैंक 1220 के स्ट्राइक की कॉल खरीदनी है, करंट लेवल पे खरीदने की सलाह स्नेहा सेठ जी की तरफ से आ रही है। और जो प्रीमियम के आपको स्टॉप लॉस दिए गए हैं वो भी ध्यान रखिएगा, 7 का स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा, 30 तक ये टारगेट दे रही हैं। शुक्रिया, आपने वक्त दिया और ऑप्शंस के में इस मौके ढूंढकर हमारे दर्शकों के लिए आप लेकर आए। लेकिन जाने से पहले आपको एक डिस्क्लेमर भी दे दे जो सेबी की तरफ से दिए गए हैं, वो जानना आपको बहुत ज़रूरी है कि एफएनए ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है और औसतन 50,000 रुपए का नुकसान होता है, और आपको घाटा भी होगा तो भी 28% ट्रांजैक्शन के रूप में आपको देना होगा, और मुनाफा होने पर 15 से 20% ट्रांजैक्शन के रूप में आपका खर्च हो जाता है। ये ध्यान रखें अगर आप एफएनओ ट्रेड करना चाहते हैं। चलिए, हमारे साथ अक्षय जी बने हुए हैं। एक सेक्टर है जिस पे चर्चा करना जरूरी है क्योंकि ये काफी ज्यादा खबरों में है, वो है डिफेंस शेयर्स। लगातार छठे सेशन में हम देख रहे हैं जबरदस्त तेजी है। बीएल, कोचिन शिपयार्ड, मझगांव काफी अच्छी मजबूती के साथ यहां पर कारोबार हो रहा है। आप बताइए अक्षय, यहां पर आपको क्या पसंद आ रहा है? काफी बहुत तोड़फोड़ मैं बोलूंगा मूव डिफेंस सेक्टर में मेरे हिसाब से एक हफ्ते में देखा है। कुल मिला के शायद 15% प्लस का मूव ये सेक्टर ने दिखाया है। तो बहुत सारे स्टॉक्स जो है ऑलरेडी काफी चल चुके हैं, हाईली ओवरबॉट है, पर टेक्निकली अभी भी काफी अपसाइड मोमेंटम बाकी है। ये सिग्नल्स ब्रॉडर प्राइस स्ट्रक्चर देख के बन रहा है। पर अगर आप एंट्री करना चाहो, फ्रेश बाइंग करना चाहो, तो काफी ओवरबॉट होने के चलते थोड़ी सी डिप आनी जरूरी है जहां पे आपको री एंट्री करना है। तो जो स्टॉक्स आपको अपने बाइंग रेडार पे रखना है जो हल्के से डिप में आपको री एंट्री के मौके देंगे, वो है बीईएल जो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसका करंट मार्केट प्राइस 364 है। क्लियरली 340 पे एक ब्रेकआउट हमने देखा है गए 2 दिन पहले, और 350 का डिप मिलता है तो ये री एंट्री सही रहेगा, जहां पे आप 380 या 390 की तेजी के लिए बीएल में बाइंग के पोजीशंस बना सकते हैं। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ये दूसरा स्टॉक है। यहाँ पे शायद आपको वो डिप मिले या ना मिले, तो आपको करंट मार्केट में भी आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 5600 तक स्टॉक जाने की उम्मीद दिखा रहा है, या सिग्नल काफी स्ट्रांग बनता हुआ दिख रहा है। तो BL और HAL ये दो मेरे पसंदीदा सेटअप्स है डिफेंस क्षेत्र में, और उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में जो टारगेट एरिया शेयर किया वो आपको बनते हुए दिखेंगे। ओके, चलिए, तो HAL और VL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ये दोनों आपको यहाँ पर पसंद आ रहे हैं डिफेंस में। चलिए आगे बढ़ते, भारतीय एयरटेल पे बात कर लेते हैं। भारतीय एयरटेल में जो आज ये ब्लॉक डील हुई है उसका क्या असर होगा और कैसे देखते हैं? भारतीय एयरटेल का चार्ट आपको कैसा दिख रहा है अक्षय? जी देखिए, भारतीय एयरटेल तो एक तरफा तेजी हमेशा हम देखते हैं अब तक। जब भी स्टॉक का एक नेचर है कि काफी समय एक रेंज के दायरे में बिताता है, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग प्राइस मोमेंटम इसमें दिखता है जो कुछ शॉर्ट टर्म के लिए चलता है। बट लॉन्ग हमेशा मेजर टाइम आप देखेंगे ये स्टॉक एक रेंज के दायरे में स्पेंड करता है, ये उसका टेक्निकल नेचर है। तो करंटली जिस स्तर पे अभी ट्रेड हो रहा है, हल्का सा एक सपोर्ट जोन है स्टॉक में, वो है 1800। तो काफी चल चुका स्टॉक रेंज में रहता है। तो मेरे हिसाब से पोजिशनली या लॉन्ग टर्म के लिए तो यहाँ पे फ्रेश एंट्री की राय मैं नहीं दूंगा, क्योंकि थोड़े से नेगेटिव डाइवर्जेंस भी बन रहे हैं। अगर ट्रेडिंग मोमेंटम बेस्ड आप बाय करना चाहे तो एक कंडीशनल बाय रखना चाहूंगा कि 1840 ये लेवल जब भी भारतीय एयरटेल क्रॉस करे तभी आपके वॉच लिस्ट या बाइंग रेडार पे ये स्टॉक आना जरूरी है। वो ब्रेक करते ही आपको स्टॉक वापस 1900 छूते हुए दिखेगा। तो फिलहाल वेट एंड वॉच वाली रणनीति है। 1840 क्रॉस करेगा स्टॉक तो आपको मोमेंटम बेस्ड शॉर्ट टर्म बाइंग करनी है। तो फिलहाल वेट करें और लेवल्स बेस्ड अप्रोच को फॉलो करें, ये राय रहेगी मेरी। वेट एंड वॉच के अप्रोच के साथ यहाँ पर काम करें। 1840 क्रॉस करता है वो उस रेजिस्टेंस के ऊपर, फिर ये 1900 के ऊपर भी जा सकता है, तो उस लेवल तक का वेट कर ले। 1840 के ऊपर जाने दे अगर आप टेक्निकल आधार पर यहाँ पे ट्रेड करना चाहते हैं। तो इंडसइंड बैंक को लेकर खबर काफ़ी ज़्यादा आजकल काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं। अब ये बैंक की मुश्किलें ही कम नहीं हो पा रही है। बैंक में क्या कुछ गड़बड़ी सामने आई है, क्या और डिटेल्स है जिस वजह से आज शेयर काफ़ी गिरा हुआ भी है? हमारे सहयोगी गौरव जब लेकर मौजूद है। गौरव बताइए क्या नई डिटेल्स है, क्या नई गड़बड़ी है?
जी हाँ, अगर हम इंडसइंड बैंक की बात करें तो कहीं पे ये जो डिस्क्रिपेंसीज है उसकी सीरीज़ अभी भी चल रही है, क्योंकि अगर हम बात करें रिसेंटली आए हुए नोटिफिकेशन की तो बैंक ने कहा है कि 9-1 FY25 के पीरियड में इंटरेस्ट इनकम में लगभग 670 करोड़ की एक जो गलत एंट्री थी वो चली गई थी, और इसके चलते हुए कहीं पे ये जो रिवर्सल है वो भी उन्होंने किया है जनवरी 10 को। अभी इसका ही इम्पैक्ट अगर हम बात करें तो कहीं पे Q4 के रिजल्ट्स में इसका इम्पैक्ट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें ओवरऑल बाकी भी एक डिस्क्रिपेंसी की तो वहाँ पे भी लगभग 600 करोड़ की एक डिस्क्रिपेंसी उनको अदर एसेट्स में भी देखने को मिली थी, जो कि रिवर्सल में उन्होंने अदर लायबिलिटीज़ के साथ जो है वो एडजस्ट की है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो एक काफ़ी ज़्यादा सीरियस मैटर जो है वो हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे डिस्क्रिपेंसीज ऐसे बड़े बैंक में देखना काफ़ी ज़्यादा रेयर है, और इसी के चलते हुए पिछले कुछ दिनों में हमने कई सारे न्यूज़ फ्लोज भी देखे थे। अभी फिलहाल में आए हुए न्यूज़ फ्लो से ऐसे समझ में आ रहा है कि कहीं पे विसल ब्लोअर ने इन सब डिस्क्रिपेंसीज के बारे में RBI को एक चिट्ठी लिखी थी। अगर हम बात करें इसी के बाद ये जो चिट्ठी थी वो लगभग जनवरी या फरवरी के दौरान मिली थी, क्योंकि उसी टाइम पे अगर हम बात करें मिस्टर सुमंत कटपालिया उनको सिर्फ 1 ईयर का ही एक्सटेंशन मिला था, और इससे पहले ये जो विसल ब्लोअर की नोट थी वो RBI तक पहुंच गई थी, ऐसे सूत्रों का मानना है। इसके अलावा अगर हम बात करें पहले ही हमने देखा है कि इंडसइंड बैंक में लगभग 1960 करोड़ की और एक डिस्क्रिपेंसी है जो कि Q4 के रिजल्ट्स में हमें देखने को मिलेगी, उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट वन ऑफ इम्पैक्ट जो है वो रिजल्ट्स में देखने को मिलने वाला है। इसी के ऊपर बैंक ने ऐसे भी कहा है कि जो जिम्मेदार लोग हैं उनके ऊपर एक्शन जो है वो लिया जाएगा। इनफैक्ट अगर हम बात करें मिस्टर सुमंत कटपालिया उन्होंने ऑलरेडी रेजिग्नेशन दे दिया है। इसी के साथ साथ अगर हम दूसरे भी बात करें तो वहाँ पे भी एक अपर मैनेजमेंट में रिजिक जो है वो देखने को मिला है। बट ओवरऑल इंडसइंड बैंक के ऊपर जो तकलीफें हैं वो अभी भी कहीं पे भी कम होते हुए नहीं देखने को मिल रही है। फिलहाल में ही Q4 के रिजल्ट्स आना अभी भी बाकी है, तो वहाँ पे कैसे इम्पैक्ट आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आएगी वो देखना तो ज़रूरी रहेगा। बट इन्वेस्टर्स के लिए एक जो टर्बुलेंस है इंडसइंड बैंक में वो फिलहाल के लिए ऐसे ही जारी है। ओके, शुक्रिया गौरव ये पूरी डिटेल्स लेकर आने के लिए। तो यहाँ पर ब्रोकरेज हाउसेस भी काफ़ी कॉशियस हो गए हैं, और जिस तरह से अभी 2 नए अकाउंटिंग लैप्सेस सामने आए हैं इससे चिंताएं और ज़्यादा बढ़ी है, और एनालिस्ट ने डाउनग्रेड भी करना शुरू कर दिया है, और इनके अर्निंग एस्टिमेट जो FY25 से लेकर 27 के लिए उन्होंने यहाँ पे शार्प कट भी देखने को मिला है अर्निंग एस्टिमेट्स में। अक्षय, इसके चार्ट को देखकर बताइए इंडसइंड बैंक आपको कैसा दिख रहा है, क्या बचना चाहिए ऐसे स्टॉक से? जी बिल्कुल बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखिए कॉन्स्टेंटली ये स्टॉक न्यूज़ के दायरे में रहा है, और जब भी कोई भी न्यूज़ इसमें बनता हुआ दिखा है मोस्टली नेगेटिव न्यूज़ फ्लो ही गए 2 महीने से आ रहा है। अगर आप प्राइस स्ट्रक्चर देखें तो एक हल्की सी जो है रिकवरी रैली तो देखी है हमने 600 से लेके 800, बट अभी तक कुछ कन्विंसिंग नहीं बन पा रही वो रैली, क्योंकि उसमें वॉल्यूम्स का अभी तक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं बन पा रहा है वो रिकवरी रैली में। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मार्क है कि लॉन्गर टर्म में अभी तक ये स्टॉक में एक बॉटम बन चुका है, वो कंफर्मेशन है कि नहीं। तो फिलहाल एक न्यूट्रल व्यू है इंडसइंड बैंक में, एक रेंज बनता हुआ दिख रहा है जो है 850 का जो अपर एंड ऑफ द रेंज है, और 700 का जो लोअर एंड ऑफ द रेंज है। तो अवॉइड करने की सलाह रहेगी, वेट एंड वॉच, कुछ नए डेवलपमेंट्स हो, कुछ प्राइस ब्रेकआउट हो तो रिविजिट करेंगे चार्ट्स को। बट फिलहाल क्लियर है कि यहाँ पे कोई आप वेट एंड वॉच मोड में रहे और नए ट्रेड्स इसमें ना बिठाए। इस स्टॉक से बचे, चीजें क्लियर हो जाने दे, उसके बाद ही आप यहां पर एंट्री का मन बनाएं। अक्षय, अब वक्त हो चुका है इस शो को यहीं खत्म करने का। जाने से पहले आपने ढेर सारे स्टॉक्स पर हमारे दर्शकों को गाइड किया है, उससे जो रिलेटेड आप क्या डिस्क्लेमर देना चाहेंगे? जी, तो डिस्क्लेमर है कि जो स्टॉक्स आज आपके शो पे डिस्कस कर रहा है मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग्स उनमें है नहीं, और दूसरी बात ये स्टॉक्स हमने हमारे क्लाइंटों को रेकमेंड किया होगा। ओके, शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया और अपनी रिसर्च के जरिए हमारे दर्शकों को मदद की। चलिए स्टॉक्स फटाफट को यहीं समेटते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो क्लोजिंग कॉल्स, वहाँ पे ढेर सारे एक्शन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि बाजार में इंडेक्स में तो बहुत ज़्यादा हलचल नहीं है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में काफ़ी कुछ हो रहा है। क्या वो एक्शन है, कहाँ आपको मौके दिखेंगे, हमारे दिग्गज एक्सपर्ट्स बताएंगे। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। Co-powered by De Beers, a diamond is forever.